नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रमाण। नौसेना प्रमुख ने कहा, समुद्री खतरों से निपटने के साथ ही राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के नापाक मंसूबों को रोकने में भी मिलेगी मदद। एमवी कैम प्लूटो और एमवी साईं बाबा पर ड्रोन हमला करने वालों को समुद्र तल से भी ढूंढकर करेंगे सख्त कार्रवाई। रक्षा मंत्री का बयान। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए भारतीय नौसेना ने बढ़ाई समुद्र की निगरानी। वीर बाल दिवस पर सिख गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को देश कर रहा है याद। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। साहिबजादों के बलिदान को बताया राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय। हिंदू धर्म को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, इंडी गठबंधन के नेता संस्कार नहीं समझेंगे क्योंकि उनके विचार हैं तुष्टीकरण पर आधारित। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। ममता को मात देने की रणनीति पर मंथन। तमिलनाडु दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का भी लिया जायजा। और सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की खराब शुरुआत। सस्ते में गंवाए 3 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस इम्फाल आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। आईएनएस इम्फाल नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता और उसके समर्पण में शामिल सभी हितधारकों की मेहनत, लगन और समर्पण को दिखाता है। आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और ड्रोन हमलों के कुछ दिनों के बाद भारत के तट पर वाणिज्यिक जहाज के क्षतिग्रस्त होने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने अरब सागर में बढ़ रही गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इस मौके पर भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि आईएनएस इम्फाल न केवल समुद्र में या उससे पैदा होने वाले भौतिक खतरों से निपटेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकीकृत भारत की ताकत को प्रदर्शन करने का भी माध्यम बनेगा। INS Imphal will not only tackle physical threats that emanate at or from the seas,
but more importantly, through a demonstrated strength of an integrated Bharat, she will deter nefarious designs trying to subvert our national unity. Once commissioned, the ship's crew will comprise personnel from every cross-section of our society, from every region and state of our demographically rich country, all forged into one strong team that is ready to stake their lives for each other and for our sacred Tiranga, reflecting Bharat's inherent एकजुटता। युद्धपोत इम्फाल भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक और नवीनतम स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। तो आइए जानते हैं इम्फाल की विशेषताओं और इसके महत्व के बारे में। भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है जिसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें एमएसएमई और डीआरडीओ सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी लंबाई 163 मीटर और वजन 7,400 टन है। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। ये सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इस युद्धपोत में एक आधुनिक निगरानी रडार भी है जो इसके हथियार प्रणालियों को लक्ष्य का डेटा प्रदान करता है। इसकी गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक NBC युद्ध के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। इसमें उच्च स्तर की स्वचालन और गुप्त विशेषताएं हैं जो इसकी युद्ध क्षमता को और उत्तरजीविता को और बढ़ाती हैं। इम्फाल के निर्माण और उसके परीक्षणों में लगा समय किसी भी स्वदेशी विध्वंसक के लिए सबसे कम है। इम्फाल युद्धपोत का निर्माण 19 मई 2017 को शुरू किया गया था और इसे 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतार दिया गया। इम्फाल 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ और बंदरगाह और समुद्र दोनों परीक्षणों में उत्तीर्ण रहा। 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी कर दी गई, जो इस आकार के बड़े जहाज के लिए सबसे कम समय सीमा है। इसके बाद नवंबर 2023 में विस्तारित रेंज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस बड़ी उपलब्धि के बाद INS इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने 28 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इम्फाल अमृतकाल की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप विकसित भारत का सच्चा अग्रदूत है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जहाज के शिखर पर बनाए गए डिजाइन में बाईं ओर कंगला पैलेस और दाईं ओर कांगला सा को दर्शाया गया है। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित कांगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है, जो मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है। INS इम्फाल युद्धपोत की कमीशनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व और योगदान को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ दो निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने पहल की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाना शुरू हुआ। वीर बाल दिवस
भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेत, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। और प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा तब तक दुनिया ने भी प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन अब समय बदल चुका है और दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वजा उड़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। का ही परिणाम था कि वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ और ये इस सौभाग्य के क्षण में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी आभा बिखेर रहा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर्स एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे कि स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कभी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय
इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के संगत का आशीष प्राप्त है। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि वीर बाल दिवस के दिन यहाँ सत्संग सुनना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा छोटी उम्र में ही धर्म और सत्य की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और साहिबजादों को नमन किया जा रहा है। युवा उनके बलिदान से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। 26 दिसंबर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से बहुत कुछ सीखने के लिए है और आज की युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए कहा ताकि विकसित भारत बनाए। आज पूरे भारत के युवाओं से कहा कि नशा छोड़ें, खेलों को अपनाएं, फिट इंडिया को बढ़ावा दें और ड्रग्स फ्री इंडिया करें। और वीर बाल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारे में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और मत्था टेका। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में हिस्सा लिया। और वीर बाल दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाए जाने पर विभिन्न देशों के सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। सिख समुदाय के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले सियासत भी चरम पर है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। वहीं वृंदा करात ने कहा है कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। करात ने कहा कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, ये सही नहीं है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने माकपा नेताओं पर निशाना साधा। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिनका नाम सीताराम, नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। राजनीतिक विरोध तो समझ आता है, किंतु अपने नाम से भी इतनी घृणा किसी को हो वो तो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। द्वेष राम से है या स्वयं के नाम से है, बताना तो बनता है। और राम मंदिर का निर्माण भाजपा के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वृंदा करात पर पलटवार करते हुए कहा, निमंत्रण सभी के लिए भेजे गए हैं, लेकिन केवल वे ही आएंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, कोई है वही जो राम रचि राखा। तो जो हर इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जो राम चाहेंगे। और वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी नेताओं के निमंत्रण पर दिए जा रहे बयान को भगवान राम का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि राम के अपमान का जवाब जनता चुनाव में देगी। जिन्होंने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन जो लोग पहले से राम जी का मंदिर बनना ही नहीं देना चाहते थे, जो अपने अपने कमरों में बैठ करके ये राम मंदिर कैसे बन गया रो रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं, उनको आना ही नहीं है। तो उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ये देश पहचान रहा है और 2024 में इस अलायंस को जो जो जुड़ा है वो बताएगा कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद भी, आपको इनविटेशन देने के बाद भी आपको इसका विरोध करना है, देश की जनता जवाब देगी।
और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और पीएम मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है। परंतु वो तो हिंदू को, सनातन को गाली निकालते हैं। वो तो यही कहते कि राम हुए नहीं, तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज श्री अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, पूज्य राजू दास जी महाराज, और कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी महाराज के दर्शन किए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का जो आनंद है वो पूर्ण नहीं मिलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करके अब रामलला के दर्शन के लिए चल रहे हैं और स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, विकसित अयोध्या की तैयारी है। देखिए, पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो गालियां दी। उन्होंने हिंदुइज्म को धोखा कहा है, उन्होंने इसको धंधा भी कहा है। और धोखा और धंधा कहने के बाद में वो समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता बने हुए हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनके मुख से ये सब कहलवा करके हिंदू समाज में बिखराव और मुस्लिम वोट इकट्ठा करने का षड्यंत्र रच रही है। ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और वहीं अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने उन्होंने ऐसा बयान देने से मना किया था, लेकिन वो अखिलेश यादव की भी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं। ये भाषा बोलता है जिससे कि हिंदू नाराज हों, ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है और फिर भी नहीं मानता है। और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का। और इससे पहले कुछ नेताओं के उत्तर भारतीय सनातन विरोधी बयानों पर नजर डालें तो कुछ दिन पहले डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी बोलने वाले लोगों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन मजदूर या सड़कों और शौचालयों की सफाई का काम करते हैं। वहीं इसी शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए डीएमके के डीएनवी सेंथिल कुमार ने कहा कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। इसके अलावा सितंबर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र और राज्य के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक प्रायोजित सनातन उन्मूलन परिसंवाद कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर
बांटने वाला विचार है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी कहा था कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है वो बीमारी के समान है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं और समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये पार्टी की सोच नहीं है। जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। और वहीं इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो सिर्फ एक मोहरा है। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। कोई हिंदुओं को समाप्त करने की बात करता है तो कोई रामचरितमानस को जलवाता है, लेकिन अब यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के वोट बैंक के चलते जो लगातार जो हिंदुत्व का जो अपमान अब और सहा नहीं जा सकता, या सही है। और इन दिनों देश का राजनीतिक पारा जो है वो उफान पर है। राजनीति में तरह तरह के बयान आ रहे हैं जिनमें देश को तोड़ने वाले और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान भी शामिल हैं। इसी मुद्दे पर वाराणसी से भाजपा के प्रभारी अरुण पाठक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर ने। वाराणसी लोकसभा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण पाठक जी। तो पाठक जी, ये दयानिधि मारन का जो बयान आया है यूपी बिहार के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से इस तरह के बयान देने वालों को? एक तो मैं काशी जो हमारा जिला है, मैं उसका भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ, लोकसभा का प्रभारी नहीं हूँ। और मैं खासतौर से आपने जो मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हजारों हजार साल से काशी की संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति आपस में मिली जुली और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर हम सब लोग एक हैं। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है, क्या उनकी आकांक्षा है, लेकिन ये मैं इसको मानता हूँ कि इससे खराब, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान और कुछ नहीं हो सकता है। जो पार्टियां हैं उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि भगवान श्री राम तो सबके हैं। एक ने कहा है कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, एक ने कहा है कि निमंत्रण नहीं मिलेगा तो भी हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, क्योंकि राम सबके हैं। तो इस पर आप मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, उनके जो ससुर थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने राम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार किया था, उस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया था, पहले उस पर भी विचार करना चाहिए। और जो व्यवहार किया था उसके सार्वजनिक रूप से उसमें उन्होंने आज तक कहाँ और किससे माफ़ी मांगी है, किससे अपनी याचना की, ये भी इनको देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि राम सबके हैं और राम का जो भाव जिसके मन में रहता है, राम उसी भाव में उसके समक्ष उसके साथ वैसा व्यवहार भी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम। जय श्री राम। और कितनी खूबसूरत बात कही अरुण पाठक जी ने कि जिसने जिस राम को जिस रूप में देखा है, राम ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए हैं, उसी रूप में राम को पाया है। तो चाहे रावण हो, चाहे सबरी हो और चाहे बाली हो, जिसने जैसे राम को देखा वैसा ही अपने राम को पाया। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। बढ़ेंगे आगे। यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से ही देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के सरयू घाट और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मिले और साफ सफाई कर उनका हौसला बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हम सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और हम अयोध्या नगरी को पूरी तरह से साफ और सुंदर बनाएंगे। सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। फिर अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम भी है उनका सड़क मार्ग से। अयोध्या दर्शन के बाद एक विशाल जनसभा का भी
कार्यक्रम है, तो सभी कार्यक्रमों को लेकर के जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद समाज के कई हलकों से पीएम मोदी के समर्थन में बयान आ रहे हैं। ताजा मामला प्रख्यात अभिनेता नाना पाटेकर का है। नाना पाटेकर ने भाजपा की जीत पर टिप्पणी की और आगामी आम चुनाव में भी भाजपा के लिए बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर दी। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी और 375 से भी अधिक सीटें हासिल करेगी। एक प्राइवेट बिजनेस न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देख लेना कितने बड़े तरीके से बीजेपी आएगी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और बेहतरीन काम हो रहा है। अगर वे 375 से 400 सीटें जीत जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में भी मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो पीएम मोदी से तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले नवंबर 2016 में भी नाना पाटेकर ने मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम का समर्थन किया था और लोगों से सरकार का समर्थन करने को कहा था। देख लेना इतने बड़े तरीके से बीजेपी आ जाएगी। अब कौन सी आती है, क्या आते हैं, ये इसे नहीं, लेकिन वो बीजेपी कोई तुम्हारे पास विकल्प है नहीं और इतना बेहतरीन काम हो रहा है। 350 पौने 400 तक जाएंगे, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। और 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 303 सीटें जीती थी, जो अपने इतिहास में पार्टी द्वारा सबसे अधिक सीटें थी। इस महीने की शुरुआत में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की जीत के कारण 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा को फायदा हुआ है। एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब आप जीत के साथ राष्ट्रीय चुनाव में जाते हैं तो ये आपको अतिरिक्त लाभ देता है, कम से कम वैज्ञानिक तौर पर ही। उस हद तक बीजेपी को फायदा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लोकप्रियता के मामले में दुनिया में शिखर पर बैठे पीएम मोदी ने अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। पीएम मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनका YouTube चैनल 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। साथ ही 4.5 अरब यानी 450 करोड़ वीडियो व्यूज के साथ पीएम मोदी का चैनल राजनीतिक नेताओं द्वारा YouTube पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है। केंद्रीय गृह और मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ ममता बनर्जी को मात देने पर मंथन हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कालीपीठ शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के साथ ही IT और सोशल मीडिया मीट में भी भाग लेने का उनका कार्यक्रम है। चक्रवात मिचोंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने थुथुकुडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुरिंजी नगर का दौरा किया। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य का 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किस्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किस्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई ऐसे बड़े निवेशक हैं जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। यही वजह है कि अक्टूबर महीने में देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। बेहतर व्यापक आर्थिक आंकड़े और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ आकर्षक PLI योजना के चलते अगले साल 2024 में देश में भी FDI बढ़ने की उम्मीद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। वैश्विक मोर्चे पर वर्तमान चुनौतियों के बावजूद भारत निवेशकों की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है। अक्टूबर महीने में देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर के FDI आंकड़ों पर नजर डालें तो यह 8.4 अरब डॉलर के स्तर पर रही। RBI के आंकड़ों के मुताबिक यह बीते 18 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। FDI में ये बढ़ोतरी वैश्विक मोर्चे पर मुश्किलों के बावजूद देखी गई है। भारत में जिस प्रकार से GDP बढ़ रहा है, जिस प्रकार से घरेलू मांगे बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से नए ग्रोथ का सृजन हो रहा है, ग्रोथ सेंटर नए नए बन रहे हैं, उससे भी विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। और यही कारण है कि भारत में FDI लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है। जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करके उसको साकार करना है, उस ओर बढ़ते हुए कदम का एक हिस्सा ये भी है। RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के बीच FDI 41.5 अरब डॉलर रही है, जो बीते साल के मुकाबले 6.7% कम है। UNSCAP की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में कई सेक्टर में मेगा डील्स देखने को मिली। ये निवेश कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ऑटोमेटिक, सॉफ्टवेयर, बायोमास सेक्टर में हुआ। NTT, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, Hyundai, सुजुकी और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया है। OECD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के पहले 6 महीने में वैश्विक FDI निवेश 727 अरब डॉलर रहा और निवेशकों के लिए भारत, अमेरिका, UK, ब्राजील FDI निवेश के लिए पहली पसंद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014-23 की अवधि में FDI लगभग 596 अरब डॉलर रहा है, जो 2005-14 की तुलना में लगभग 2 गुना है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत का रुपया अब वैश्विक स्तर पर एक कदम और आगे बढ़ गया है। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से कच्चा तेल डॉलर या फिर किसी अन्य विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पेमेंट कर खरीदा गया है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ UAE ही नहीं बल्कि तेल सप्लाई करने वाले बाकी देश के साथ भी इसी प्रकार डॉलर या फिर अन्य विदेशी करेंसी की बजाय रुपए में पेमेंट करने को लेकर बातचीत हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। अपनी 85% से भी अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर में पेमेंट करना होता है। हालांकि पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रूपी में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में RBI ने भी कदम उठाए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अब अबू धाबी इंटरनेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया है। भारत ने जुलाई में UAE के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नई दिल्ली स्थित एम्स अपने चिकित्सा, शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में एम्स ने कई ऐसे क्लिनिकल रिसर्च किए हैं जो कि भविष्य में इलाज में काम आएगा। एम्स रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फंड भी बढ़ाया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एम्स में कई कदम उठाए गए हैं। बात चाहे बेसिक रिसर्च की हो या क्लिनिकल रिसर्च की,
एम्स नए नए इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। एक तरफ जहां रिसर्च के फंड को बढ़ाया जा रहा है, वहीं युवा फैकल्टी और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर साल एम्स का 3000 से ज्यादा पब्लिकेशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छप रहा है। हाल ही में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट भी बनाया गया। एम्स में नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। एम्स और आईआईटी के बीच करार किया गया है ताकि देश में ही चिकित्सा उपकरण बन सके और देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। ये नेशनल ओरल हेल्थ केयर पॉलिसी है, नेशनल ट्रॉमा केयर पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इन सारे में एम्स के रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज ने इन प्रोग्राम्स के रियली बैकबोन हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ है और इसमें हम बेस्ट ऑफ मेडिकल माइंड्स और ये जो बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले लोगों को बेटर साथ ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे ये लोग अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट कर सकते हैं और कई नई पॉइंट ऑफ केयर असेज, डायग्नोस्टिक किट्स मिनिमम कॉस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। वहीं एम्स चिकित्सा शिक्षा में भी बीते 6 साल से नंबर 1 बना हुआ है। एमबीबीएस के साथ पीजी सीट में बढ़ोतरी की गई है। पहले एम्स में एमबीबीएस के लिए 50 सीट थी जो अब बढ़कर 132 हो गई। वहीं पीजी सीट 800 से बढ़कर 1200 हो गई है। हमारी एक सेट फैसिलिटी है जो एक सिमुलेशन, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसका जो प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम था कि हमें अपने लोगों को स्किल करना है, अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। तो ये फैसिलिटी में करीब 40 मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करते हैं इन सर्टेन टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक एंड एडवांस्ड एयरवे सपोर्ट के लिए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए, बर्थ प्रोसीजर के लिए। तो इसके लिए ऐसे 40 बेसिक एडवांस्ड ऐसे स्किल प्रोग्राम्स बने हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी एम्स में काफी काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते 1 साल में 6000 से ज्यादा लोगों ने रोबोटिक प्रशिक्षण लिया है। ड्रोन के इस्तेमाल के साथ साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4170 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत भी हुई है। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में 1216 अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। साथ ही बेस्ट पीएचडी थीसिस अवॉर्डी और 3 मेडलिस्ट को पुरस्कृत भी किया गया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। A convocation, a milestone in life journey, is not end of your pursuit of knowledge and learning. The learning shall and must continue throughout the life. You are stepping out into the world equipped with knowledge and skills, ready to face new challenges. Avail the opportunities and make your mark. Remember, you are capable of accomplishing incredibly, and so script and execute your own success story. और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां है। पूरे भारत में चल रहे इस परिवर्तनकारी अभियान के तहत सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज में जहां जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, तो वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी भी हमें सुनाई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लॉक स्थित बरगदवा गांव में पहुंची। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी IEC वैन के माध्यम से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प को लोगों तक पहुँचाया गया। इस मौके पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के नाते जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन हर गांव में जा रही है कि भारत सरकार जितनी भी योजना चलाई है उस योजना का अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिल जाए। बहुत से लोगों को मिल गया लेकिन अभी बहुत से लोग वंचित हैं और इस गाड़ी के माध्यम से उन सबको कहीं ना कहीं खोज कर उसके साथ जोड़ करके उनका फार्म भरवा के और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। इसका मेन मकसद है कि जो योजना चली है केवल कागज पे ना चले बल्कि अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। आवास योजना के अंतर्गत हमको आवास मिला है। पहले कटरैन का मकान था जो उड़ जाता था आंधी पानी में, अब पक्का मकान हो गया है। हम बहुत संतुष्ट हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी नागरिक सरकार की विकास योजनाओं से अछूता न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरठ के शहरी इलाके में नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही है और ये अलग अलग जगहों पर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। स्थानीय लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। साथ ही यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने बड़ी धूमधाम से यात्रा का स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक कैंप के माध्यम से उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मेयर हरिकांत अहलूवालिया और वरिष्ठ भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए PM मोदी का धन्यवाद दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हजारों की संख्या में मेरठ महानगर में लाभार्थी थे, उनको यहाँ पर आयुष्मान कार्ड दिए गए, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए इन 1 महीने में, और जो रहने के लिए परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना में उनको घर मिला है, वो घर के उनको सर्टिफिकेट मिले। और आयुष्मान कार्ड के तो हजारों लाभार्थियों ने बहुत ही मोदी जी के चरणों में नमन किया कि उनके वजह से उनका जीवन उनके घर के लोगों का सुरक्षित हुआ है। तो इस योजना का इस महानगर के आखिरी व्यक्ति तक लाभ मिला है, तो इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश में जो व्यक्ति पंक्ति के अंतिम में खड़ा है और वो उसको जरूरत है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, ये चरितार्थ करा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारे यहाँ जो कोरोना में जो टीके लगे हैं, जो एक महत्वपूर्ण एक बात है बहन जी, 2 करोड़ 20 लाख टीके अब से लगभग 6 महीने पहले तक लग चुके थे। हमारा देश उससे सुरक्षित हुआ, देश का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान उससे सुरक्षित हुआ है। जी की तरफ से पैसा मिला है, प्लॉट था, मकान बनाया है और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम इसलिए इतना नहीं था कि हम अपना घर बना सकते थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मुझे डूडा से हमने फार्म भरा, वहाँ से हमें पैसे मिले और 3 दफ़े में मिले। एक दफ़े में 50,000 और फिर 1.5 लाख, फिर 50, और उन्होंने हमारा प्लॉट था, हमने उनसे बनवाया पैसे से, और हम बहुत परेशान थे। उनके लिए धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर रबाडा का शिकार बने। इसके बाद नांद्रे बर्गर ने भारत को 2 झटके दिए। बर्गर ने यशस्वी जायसवाल को 17 और शुभमन गिल को 2 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया।
राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं यूपी के गोरखपुर में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ आग का भी सहारा ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। 2004 की विनाशकारी सुनामी की 19वीं बरसी पर तमिलनाडु के कुड्डलूर जिले के मछुआरे और स्थानीय लोग आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। सुनामी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए मछुआरों ने जीवित रहने और नुकसान की अपनी कहानियां साझा की और उन कष्टदायक अनुभवों को याद किया जिनसे वे गुजरे थे। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरा दुख और सहानुभूति व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत मौन के साथ हुई। पारंपरिक पोशाक पहनकर मछुआरों ने प्रार्थना की। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।